हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए सेशन में, स्मिता क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। उसका फर्स्ट सेक्शन है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। इवेंट्स एंड प्रोसेसेस में फर्स्ट जो उसका यूनिट है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट डील करेंगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के एंड में फ्रेंच सोसाइटी का क्या हालत था, उसमें क्या चेंजेस हो रहे थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। 1774 में लुइस 16 किस फैमिली के थे, किस वंश के थे? बॉर्बन फैमिली के। बॉर्बन बिस्किट खाए हैं आपने ना, वही बॉर्बन फैमिली के वो लुइस 16 थे। वो उन्होंने सिंहासन पे वो चढ़े, मतलब वो राजा बने। वो 20 years ओल्ड ही थे उस वक्त, और उन्होंने मैरी एंटोनेट से मैरिज किया था। मैरी एंटोनेट कौन थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उससे उन्होंने मैरिज किया था लुइस 16 ने। जब वो राजा के प्लेस पे गए तो वो देखे कि उनका जो खजाना है वो पूरा खाली है, ट्रेजरी पूरा एम्प्टी हो चुका है, पैसे नहीं है उनके खजाने में। बहुत सालों से जो है फ्रांस जो है वो जो है ये कर रहा था, युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते क्या हुआ था, उसका खजाना खाली हो चुका था। और उसका जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस था, मतलब जहां से भी उसको पैसे आने की उम्मीद थी, वो सारे पैसे आते थे और खर्च हो गए थे। इसके अलावा उनको जो है उनके दरबार में बहुत ही खर्च होता था, खर्चीला दरबार था, बहुत आलीशान दरबार था। तो उस दरबार के दरबारी लोग के ऊपर, राजा के ऊपर, उस दरबार का मेंटेनेंस में, वो सब में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा सा पैलेस था, कहाँ पे? वर्सेलिस में। तो वर्सेलिस में बहुत बड़ा पैलेस था, उसके उस दरबार में उनको खर्च करना पड़ता था। अच्छा, जब ये लुइस 16 जो है वो जब राजा बने थे तो उनके मदद से जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस गेन किया था। क्या है कि अमेरिका के कुछ कंट्रीज थे जिनको ब्रिटेन ने जिस पे कब्जा करके रखा था, ब्रिटेन ने उन्हें अपनी कॉलोनी बना के रखी थी। तो जब लुइस 16 राजा बने तो उनकी मदद से वो 13 कॉलोनीज को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिल गया। वो 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिल गया। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, अब इंडिपेंडेंस तो मिल गया ब्रिटेन के खिलाफ, पर इसके कारण जो है उनका कर्ज और बढ़ गया, फ्रांस का कर्ज और बढ़ गया। ठीक है। उनका वहां का जो करेंसी का यूनिट था लिवरेस, LIVRES, लिवरेस, वो जो है 1 बिलियन लिवरेस से ज्यादा उनका कर्ज हो गया। ठीक है। जो कि पहले से अभी 1 बिलियन लिवरेस हो गया कर्ज, और पहले का मिला के अब उनका 2 बिलियन लिवरेस से ज्यादा उनका कर्ज हो गया। ठीक है। जो साहूकार उनको देते थे क्रेडिट पे, उधार पे देते थे उनको पैसे, उन्होंने अब अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया। अब कहा कि 10% इंटरेस्ट पे वो लोन्स देंगे। तो फ्रेंच गवर्नमेंट को बस अपना जो वो लोन को पेमेंट करने में ही बहुत ज्यादा खर्च होने लगा। ठीक है। उसको एक अपने बजट का एक बड़ा परसेंटेज जो है वो उनको खाली इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही खर्च होने लगा। तब है कि अब राजा के अपने खर्च थे, पैलेस का खर्च था, आर्मी को मेंटेन करने का खर्च था, गवर्नमेंट ने जो भी ऑफिसेज यूनिवर्सिटीज बनाई थी उनको चलाने का खर्च था। इसीलिए अब क्या करता राजा, तो उसने क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिया, लोगों से जो टैक्सेस लेता था वो बढ़ा दिया। पर ये भी काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी का कंडीशन ठीक नहीं था। उस समय क्या था, फ्रेंच सोसाइटी जो था वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। और उस 3 कैटेगरी में सिर्फ जो 3rd कैटेगरी के मेंबर थे वो ही टैक्स पे करते थे, और किसी भी कैटेगरी के मेंबर टैक्स पे नहीं करते थे। तो उनके फर्स्ट कैटेगरी में क्या था? क्लर्जी था। क्लर्जी मतलब चर्च के जो प्रीस्ट थे वो लोग आते थे। सेकेंड कैटेगरी में नोबिलिटी था। नोबिलिटी मतलब जो राजा के मंत्री थे, मिनिस्टरियल पोस्ट के लोग थे, वो लोग थे। थर्ड जो कैटेगरी था उसमें बिग बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड लोग जो थे, बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे,
कोर्ट के कुछ कुछ ऑफिशियल्स भी उसमें थे, लॉयर्स थे। और उसी कैटेगरी में उनके नीचे कौन थे? पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, जो खेत में किसान थे और जो आर्टिजन्स थे, मतलब जो ये छोटे मोटे काम करते थे, जैसे बुनकर या पॉटर जो है पॉटरी बनाता है, या गोल्ड स्मिथ, ये लोग सब थे। और उससे उसी कैटेगरी में और एक क्या था? स्मॉल पीजेंट्स, छोटे छोटे किसान थे जिनका छोटा छोटा जमीन था, लैंडलेस लेबरर थे जिनका अपना जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन में काम करते हैं, और सर्वेंट्स लोग थे। ठीक है, तो इस तरह 3 कैटेगरी में 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब जो है ये जो स्टेट का ये था, कंडीशन था, स्टेट्स में जो उनका डिवाइडेड था वो ना बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा था। वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में मान लीजिए राजा ने किसी एक अपने नोबलमैन को एक जमीन दे दिया दान में, ठीक है, या चर्च के प्रीस्ट को एक जमीन दे दिया कि ये जमीन तुम रखो। तो वो जमीन सिर्फ चर्च का नहीं होता है, चर्च उस जमीन से रिलेटेड जो टैक्स है पीजेंट से, वो टैक्स भी चर्च ही लेगा। मतलब चर्च खुद जाके टैक्स वसूल करेगा पीजेंट से, और वो टैक्स जो है वो चर्च के पास आएगा। इस तरीके से होता था। तो इस तरह जो है ये बहुत ही पहले का, ये जो है ओल्ड रेजिमे जो है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है ओल्ड रेजिमे। ओल्ड रेजिमे का मतलब है वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस का बात कर रहा है फ्रांस का, जो कि बहुत पहले का था। बहुत पहले के सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह जो है ये फ्यूडल सिस्टम के हिसाब से स्टेट्स चल रहा था। ठीक है, अब है देखिए थर्ड स्टेट में आते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स वहां की 90% पॉपुलेशन से ज्यादा थे। ठीक है, और उनमें से बहुत कम ही थे जिनके पास अपना लैंड था जो कि वो कल्टीवेट करते थे। अच्छा, 60% जो लैंड था, 90% तो पीजेंट्स थे पॉपुलेशन के, और 60% जो लैंड था वो जो है नोबल्स ओन करते थे। राजा के विशेष मंत्री और जो राजा के लोग थे, राजा के फैमिली के लोग थे, वो लोग ओन करते थे। 60% लैंड में कौन कौन आता था? नोबल्स लोग ओन करते थे, चर्च के लोग ओन करते थे, और जो थर्ड स्टेट के बहुत ही रिच मैन लोग थे, बिग बिग बिजनेसमैन लोग थे, उन लोग के पास वो 60% लैंड आता था। तो जो फर्स्ट 2 स्टेट के थे, फर्स्ट 2 स्टेट में हमने क्या पढ़ा? पहला क्लर्जी, फिर नोबिलिटी। उन लोगों को कुछ प्रिविलेज मिला था, मतलब उनको कुछ फायदे मिले थे बाय बर्थ। चूंकि आप जन्म से प्रीस्ट का बेटा भी प्रीस्ट बन रहा है वहां पे, और जो है नोबल का बेटा भी नोबल बन रहा है, तो बाय बर्थ उनको कुछ कुछ फायदे मिले हुए थे। उनको कुछ लाभ मिला हुआ था। तो उनमें से सबसे बड़ा लाभ क्या था? टैक्स एग्जम्पशन। जो चर्च के लोग थे और नोबिलिटी के लोग थे, उन लोगों को टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था। और जो नोबल्स लोग थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिला था। ठीक है, फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? फ्यूडल ड्यूज, मतलब लैंड से जो टैक्स था वो लोग पीजेंट से ले सकते थे, या पीजेंट से काम उसके बदले करा सकते थे। तो पीजेंट्स पूरा ऑब्लाइज थे, मजबूर थे कि अपना सर्विसेज वो लॉर्ड को देंगे, उस मकान जमीन के मालिक को देंगे। उनके वो चाहेंगे तो वो नोबलमैन बोलेंगे कि नहीं, राजा ने मुझे इस एरिया का फ्यूडल प्रिविलेज दिया है, एक पर्टिकुलर एरिया का, तो वहां का जो पीजेंट है उसको जाके वो नोबल के घर में काम करना पड़ेगा, या फिर आर्मी में जाना पड़ेगा जबरदस्ती, उसको इच्छा नहीं हो तो अभी रोड बनाने में मदद करना होगा। ये इस तरह का था। ठीक है, ये जो लिवरेज यूनिट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है वो 1794 के बाद वो डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब है ये तो हमने पढ़ा कि नोबल लोग जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उनके, वो लेते थे पीजेंट से ड्यूज। चर्च भी अपने शेयर का टैक्स ले लेता था पीजेंट से। उस टैक्स को क्या बोलते थे? टीथेस। टीथेस, जो चर्च अपना टैक्स लेता था पीजेंट से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं उन लोग सबको टैक्स देना पड़ रहा है स्टेट को, है ना। खाली उनमें से जो बहुत बिग बिग बिजनेसमैन है उन लोग को एग्जम्पशन है, बाकी सबको टैक्स देना पड़ रहा है। उनमें से टीथेस वो दे रहे हैं, इसको चर्च को दे रहे हैं, और नोबल्स लोग को फ्यूडल ड्यूज दे रहे हैं। और एक था डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते थे टैली। और ये तो टैली एक डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट राजा लेता था उन लोगों से।
और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। कैसे? एवरीडे कंजम्पशन का कुछ सामान था, रोज जो वो लोग सामान खरीदते थे, मान लो नमक खरीदे या टोबैको खरीदे, टोबैको समझते हैं ना, गुड़ाकू जो बोलते हैं, है ना, टोबैको। तो टोबैको खरीदे कि सॉल्ट खरीदे, ये सब वो लोग जो एवरीडे यूज करते थे लोग, अगर वो लेते थे तो उसमें भी टैक्स लगता था। ठीक है, तो इस तरह जो है थर्ड स्टेट के ही लोगों पे पूरा बर्डन था कि वो टैक्स दे, और उसी टैक्स से राजा पूरे स्टेट को, पूरे फ्रांस का सारा एक्टिविटीज को चलाता था। ठीक है, हम उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब जो है 1774 के समय लुईस 16 था, हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो है पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो है वो 23 मिलियन 1715 में था, और जब 1789 आया तब 28 मिलियन उसका पॉपुलेशन हो गया था, है ना, 5 मिलियंस बढ़ गया था। 1715 से लेके 1789 आते आते 5 मिलियंस बढ़ गया था उसका पॉपुलेशन। अब जब अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड ग्रेन्स का भी डिमांड पड़ता है ना, लोग बढ़ेंगे तो खाना भी ज्यादा जरूरत होगा, फूड ग्रेन का भी डिमांड होगा, पर उस हिसाब से प्रोडक्शन वहां पे हो नहीं पा रहा था ग्रेन्स का। हाँ, खेतों से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जो ब्रेड वहां के लोग खाते थे, हाँ, उसका प्राइस बढ़ने लगा, उसका प्राइस बढ़ने लगा। और वो स्टेपल डाइट था वहां के लोगों का। जैसे हमारे इंडिया के लोग ज्यादा क्या खाते हैं, वीट की रोटियां खाते हैं और चावल दाल, ये हमारा स्टेपल डाइट है। ऐसे वहां का स्टेपल डाइट क्या है, ब्रेड है। अब जो है प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गया है और सभी लोगों को ब्रेड चाहिए, इसीलिए प्राइस, जब क्या होता है डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, तब क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस बहुत ही बढ़ गया, स्पीडली प्राइस बढ़ गया। ज्यादातर वर्कर्स को क्या किया था, छोटे छोटे जो वर्कशॉप वहां पे थे, छोटे छोटे फैक्ट्रीज वगैरह थे, उनमें ज्यादातर वर्कर्स को रखा गया था। ठीक है, और फिक्स्ड वेजेस में रखा गया था कि हाँ तुम्हारा ये फिक्स सैलरी है, तुम इसी में काम करोगे। ठीक है, पर है कि वेजेस तो फिक्स है, वो नहीं बढ़ रहा है, पर प्राइस ऑफ ब्रेड तो बार बार बढ़ता जा रहा है, तो इनकम कम हो रहा है और सामान की जो है प्राइसेस बढ़ ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि वो लोग खरीद नहीं पाते थे, उनका जितना इनकम हो रहा है उससे वो लोग ब्रेड जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था वो लोग खरीद नहीं पा रहे थे। तो इस तरह क्या हुआ, पुअर और रिच के बीच का गैप बढ़ते जा रहा था। जो पुअर है वो पुअर ही रह रहा था, उसे माल न्यूट्रिश रह रहा था, उसको खाना नहीं मिल पा रहा था, माल नॉरिश रह रहा था और खाने पीने का उसको प्रॉब्लम हो रहा था। और रिच है वो रिच ही है, और वो तो सब टैक्स भी ले रहा है पीजेंट्स लोग से, पीजेंट्स को टैक्स भी देना पड़ रहा है, सैलरी भी फिक्स्ड है उनका, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। थिंग्स और भी बुरा हो गया कब, जिस साल अगर अकाल पड़ जाता था, ड्राफ्ट हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, या हेल, हेल क्या होता है, एक तरह का आइस का एक फॉर्म होता है। जब ज्यादा वो आइस गिरता है तो क्या होता है, जितना भी आपके फसल हुई है वो सारी नष्ट हो जाती है, हार्वेस्ट पूरा रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो है एक क्राइसिस हो जाता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस जिसको बोलते हैं। देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई किसान सिर्फ उतना ही उगा पा रहा है जितना कि वो अपने फैमिली को लोग खा पा रहे हैं उस फसल को, और वो उसको सेल नहीं कर पा रहा है, तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो बोल रहा है इस टाइम जो है जब हेल होता था, मतलब बहुत स्नोफॉल हो गया या फिर बहुत सूखा पड़ गया, तो उस समय फसल नष्ट हो गई और उसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। उसका मतलब क्या है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस के समय जो है एक ऐसा सिचुएशन है जब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी एंडेंजर्ड है, मतलब आपको जो है खाने को जितना बेसिक मिनिमम आपके फैमिली को खाने का जरूरत है, जितने पैसे का जरूरत है कि उतने में आपका घर चलेगा पूरे मिनिमम तरीके से, वो भी नहीं मिलता है। तो इस तरह फ्रांस में ओल्ड रेजिमे के समय, मैंने उस समय के समय इस तरह का क्राइसिस अक्सर हुआ करता था। ठीक है, पर है कि तो इस कारण जब खाने का भी प्रॉब्लम होने लगता था तो पीजेंट्स जो है वो लोग रिवोल्ट करते थे कि हर समय राजा टैक्स बढ़ा रहा है और फूड का स्केर्सिटी हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वो लोग रिवोल्ट करते थे। पर उन लोग के पास ना इतना मीन्स नहीं था,
इतना मीन्स नहीं था, इतना तरीका नहीं था कि कैसे ढंग से रिवोल्ट करे, कि किस तरीके का एक पूरा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम गवर्नमेंट को दे कि हम लोग को, उन लोग को फायदा हो। हाँ? तो इस तरह फुल स्केल रिवोल्ट वो लोग नहीं कर पाते थे ताकि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज लाए। जो सोसाइटी में जिस तरह का चेंज लाना चाहते थे वो कर पाए, या पैसे के मामले में कि इनको सैलरी अच्छा मिले, प्राइस ब्रेड का कम रहे, रिच पुअर के बीच में डिफरेंस मनी का ज्यादा नहीं रहे, ये सब चेंजेस लाने में इनको मुश्किल हो रहा था क्योंकि फुल फ्लेजेड रिवोल्ट ये लोग नहीं कर पाते थे। तो इस समय जब ये पीजेंट्स नहीं कर पा रहे तो ये काम जिम्मेदारी किस पे रहा? थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पेरस लोग थे, है ना, जो रिच लोग थे, बिजनेसमैन थे, जिन्होंने एजुकेशन लिया था, जिनके पास न्यू आइडियाज था, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गया कि वो लोग रिवोल्ट ऑर्गेनाइज तरीके से कराए ताकि सोसाइटी को वो लोग चेंज कर सके। फ्रेंच सोसाइटी को जहाँ पे जो बहुत ही खराब एनवायरनमेंट हो गया था, पीस नहीं था, उसको वो लोग ठीक कर सके। तो इस तरह 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे सोशल ग्रुप, नए नए सोशल ग्रुप उसमें बनते चले गए, है ना। हमेशा सोसाइटी में नए नए ग्रुप्स बनते चले जाते हैं। सोशल ग्रुप बना जिनको मिडिल क्लास कहते थे। मिडिल क्लास जानते हैं ना, एक तो रिच क्लास जिसके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, एक पूरा पुअर क्लास जिनके पास कुछ भी नहीं रहता, मिडिल क्लास जो समहाउ चला ले रहा है, बहुत अधिक भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है उसके पास। तो 18वीं सेंचुरी में इस तरह का एक मिडिल क्लास इमर्ज हुआ फ्रांस में, जिसने अपना पैसे कैसे कमाए थे, उन्होंने ओवरसीज ट्रेड को एक्सपैंड किया था। मतलब दूसरे देश से जो व्यापार करते हैं उस व्यापार को उन्होंने बढ़ाया था, बढ़ा के, और कैसे चीजों को वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, वुलन और सिल्क का जो कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल्स, उनको वो बना रहे थे, हाँ, और एक्सपोर्ट कर रहे थे, या फिर अपने ही फ्रांस में ही जो ज्यादा रिचर लोग थे उनको वो सेल कर रहे थे। इस तरह वो लोगों ने कुछ इनकम किया था। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग कह सकते हैं कि जब इंसान को खाने पीने का ही प्रॉब्लम हो उस समय वो रिवोल्ट के बारे में इतना सोच नहीं पाता है। जब उसके पास इनकम हो, एजुकेशन हो, तभी वो सोच पाएगा कि हाँ सोसाइटी को चेंज करे। उसे खाने पीने का प्रॉब्लम है वो तो हमेशा यही सोचेगा कि चलो मैं किसी तरह खाना जुगाड़ करूँ, ये करूँ। तो ये जो मिडिल क्लास था वो एजुकेटेड भी हो गया था, पैसे भी आए थे थोड़े, तब वो सोच पाया कि हम सोसाइटी को कैसे चेंज करेंगे। तो इसी तरह ये जो मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर लोग जो थर्ड स्टेट के थे, इसमें कुछ कुछ प्रोफेशनल लोग भी थे, जैसे कि लॉयर्स भी थे, हाँ, वकील लोग थे, और सरकार चलाने वाले ऑफिसर्स भी कुछ कुछ थे। हाँ, ये लोग सब एजुकेटेड थे और ये लोग ने बहुत बुक्स भी पढ़ी थी। तो ये लोग ये मानते थे और बहुत आइडियाज इनको था पूरे वर्ल्ड का। तो ये लोग मानते थे कि किसी को भी भाई जन्म कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी फायदे जन्म के हिसाब से किसी को नहीं मिलने चाहिए, है ना। जैसे हम लोग के यहाँ पे हम लोग अपने ओल्ड कुछ राजा लोग के टाइम का देखते हैं स्टोरीज, तो क्या होता है, जो राजकुमार है वो चाहे बिल्कुल ही बेकार हो, अयोग्य हो, पर वो ही राजा बनेगा क्योंकि उसके पापा राजा थे, ऐसा देखते हैं ना। तो वो क्या हुआ, वो जन्म से उसको वो प्रिविलेज मिल रहा है, जो कि वो राजकुमार बना है, वो राजकुमार के हो के जन्म हुआ है, इसीलिए वो राजा बनेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग थे ये लोग मानते थे कि भाई जन्म कुछ भी प्रिविलेजेस लोगों को नहीं मिलना चाहिए, अगर टैक्स ले रहा है तो सबको टैक्स पेमेंट करना है, ऐसा वो लोग मानते थे। जो भी राइट्स सबको इक्वली मिलना चाहिए। तो इस तरह वो लोगों ने सोचा कि भाई जन्म बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए और किसी भी पर्सन का सोशल पोजीशन उसके मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। मतलब क्या था फ्रांस में सोसाइटी, जो प्रीस्ट लोग थे, चर्च के लोग थे, कि राजा के परिवार के जो लोग थे, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, वो उनको माना जा रहा है वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, उनका सबको बात मानना है, ये वो ऐसे, हाँ, उनको हाई सोशल पोजीशन दिया जा रहा है। और पीजेंट्स जो कि सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं किसी कंट्री में खाना देने के लिए, एक्चुअली वो सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन वो ही है, पर उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था। तो ये लोग क्या हो रहे थे, ये लोग बोले कि चूंकि जन्म लिए हैं राजा परिवार में, उनको रिस्पेक्ट दिया है, तो ये लोग बोले उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं देना है, सोशल पोजीशन उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। भाई मेरिट, जो उस लायक है, योग्य है, डिजर्व करता है कि हाँ इसने कुछ अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए, या ये कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहा है, उसको अच्छा रिस्पेक्टफुल पोजीशन देना चाहिए। तो इस तरह उन लोगों ने ये आइडियाज करके एक इस तरह का सोसाइटी का इमेजिनेशन किया जिसमें फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो सबके लिए एक ही कानून हो,
अपॉर्चुनिटी हो, सबको चांस मिले पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का। ठीक है, तो इस तरह वहां पे उस समय 2 फिलोसफर थे। फिलोसफर कौन होते हैं? जो कि सोचते हैं, मतलब जिन लोगों ने बहुत बुक्स पढ़ा है और सोचते हैं सोसाइटी में कैसे चेंजेस लाया जा सके, नया नया आइडियाज देते हैं लोगों को। हाँ, दार्शनिक लोग। तो ये फिलोसफर उस समय थे जॉन लॉके और जीन जैकस रूसो। जॉन लॉके और जीन जैकस रूसो। तो जॉन लॉके ने अपनी एक बुक रखी थी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला था कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, उन्होंने कहा कि ये जो है कि राजा का पूरा राइट होता है, क्योंकि वो राजा हो जन्म लिया है, राज परिवार में जन्म लिया है, और उसके प्रति सबका भक्ति रहना चाहिए। उसको वो अपोज किए, वो बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा राइट राजा का नहीं होना चाहिए। अगर पूरा राइट राजा का होगा तो वो गलत काम भी करेगा, किसी के प्रति अत्याचार भी करेगा, तो कोई उसका आवाज नहीं उठा सकता है। यानी पूरा राइट्स उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, प्रजा के हाथ में भी कुछ राइट्स होना चाहिए। इसी तरह रूसो ने क्या कहा, उन्होंने ये आइडिया को आगे बढ़ाया, बोला ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, है ना। यानी कि लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजेंगे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि लोग जैसा चाहते हैं वैसा वैसा चेंजेस आए, अगर नहीं आए तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट को नहीं चला सकेंगे। इसी तरह और एक फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। फिलोसफर देखिए हमारे कंट्री में बहुत फिलोसफर हुए हैं ना, राजा राम मोहन रॉय हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे फिलोसफर हुए हैं, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सोसाइटी में चेंज करने के लिए नया नया आइडियाज दिया। तो उसी तरह वहां पे भी एक फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उन्होंने उसमें समझाया, एक प्रस्ताव दिया कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसका मतलब क्या है कि जिसने गवर्नमेंट बनाया है, मान लो राजा ने सरकार बनाया है, तो कुछ पावर राजा के पास होना चाहिए, कुछ असेंबली के पास पावर होना चाहिए, जो राजा के मिनिस्टर लोग हैं, जो लोग असेंबली चला रहे हैं, जहाँ पे लॉज पास होता है, कुछ पावर उनके पास होना चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हो, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को अपने पास रखे हैं, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कुछ पावर उनके पास होना चाहिए, और कुछ पावर जुडिशरी के पास, न्यायालय के पास होना चाहिए। इस तरह सबके बीच में पावर डिवीजन होना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा, किसी एक के पास सब पावर रहेगा तो वो उसको रॉन्ग यूज कर सकेगा, और सबके पास पावर डिवाइडेड होगा तो वो टोटल चीज को रॉन्ग, कोई एक चीज को मान लो रॉन्ग यूज करेगा, कोई एक एरिया को, तो उसको जुडिशरी अपोज करेगा, क्योंकि जुडिशरी के पास भी कुछ पावर है। तो इस तरह डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा। ये जो मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था, ये बहुत बाद में जाके यूएसए में यूज किया गया। जब यूएसए के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटेन से, उसके बाद जो है ये मॉन्टेस्क्यू के इस आइडिया को, डिवीजन ऑफ पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक एक राइट होना चाहिए। और इस तरह उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किसके सोच पे बनाया? जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, उनके सोच पे बनाया। ठीक है, तो इस तरह का आइडियाज वहां के फिलोसफर लोग अक्सर अपने अपने बुक में देते रहते थे। ये जो बुक में दे रहे हैं आइडियाज, उसको आइडियाज को ना लोग डिस्कस करते थे। बुक में पढ़े कि भाषण में सुने हैं, कहीं पे रेडियो में, इधर उधर, उसको लोग डिस्कस करते थे। डिस्कस करने का जगह कहाँ था? सैलून्स था, है ना, जहाँ पे हेयर कट के लिए जा रहे। कॉफी हाउसेस, फ्रांस में कॉफी बहुत पीते हैं, तो बहुत सारे कॉफी हाउसेस है, अभी भी है, तो वहां पे भी ये सब डिस्कस करते थे। और लोग जो है बुक्स, न्यूज़पेपर के थ्रू ये आइडियाज जानते थे और आपस में डिस्कस करते थे। और कई बार इसको जोर जोर से पढ़ के भी सुनाया जाता था उन ग्रुप्स के लिए जो कि पढ़ नहीं सकते थे, अनपढ़ थे, उन ग्रुप्स के लिए। उसी समय एक न्यूज इन लोगों ने सुना कि जो राजा लुइस 16 है, वो और भी टैक्स लगाने वाले हैं, ताकि वो जो है अपने राज्य का खर्च को चला सके। इससे लोगों में बहुत गुस्सा आ गया, लोगों में बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विद्रोह करने का सोचा। किसके खिलाफ? ये जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस है, ये जो सिस्टम है कि हाँ कुछ लोगों को टैक्स एग्जम्पशन है, उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि बर्थ से वो बड़े पोजीशन में है,
तो उसके खिलाफ उन लोगों ने सोचा कि अब जो है गुस्सा आया और वो सोचे कि अब हम लोग इसको प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ही कुछ एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी था जॉर्ज डैंटन, जो कि बाद में बहुत एक्टिव हो गया, यही प्रोटेस्ट ग्रुप्स में वो बहुत एक्टिव हो गया। उसने अपनी एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा था 1793 में, उसमें उसने लिखा कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में था, मेरे पढ़ाई खत्म हो चुका, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जब अपने लिए एक पोस्ट ढूंढ रहा हूँ, एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे लॉ कोर्ट जो है पेरिस में, मुझे वहां नौकरी नहीं मिल रहा है। मुझे जो है आर्मी में करियर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं राजा के परिवार का कोई नहीं हूँ, नोबल नहीं हूँ बाय बर्थ, मेरा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। चर्च में भी मुझे कुछ शरण नहीं मिल रहा है। मैं कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई ऑफिस नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और मुझे वो लोग खरीदने देंगे भी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने वो प्रिविलेज दिया, बड़े लोग ही खरीदेंगे। इसी तरह मेरे पुराने फ्रेंड्स में मुझे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह सिस्टम ने मुझे एजुकेट तो कर दिया, पर वो सिस्टम के एजुकेशन को मैं कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे टैलेंट को मैं कहीं भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह उसने लिखा था जॉर्ज डैंटन ने। इसी तरह और एक आर्थर यंग, एक इंग्लिश मैन है ना, उसका एक स्टोरी है। वो ब्रिटेन का आदमी है जो कि अक्सर फ्रांस में टूर करता था 1787 से 1789 के समय। उसने पूरा, जब वो जर्नी करता था फ्रांस में, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन उसने लिख के रखा है। उसमें उसने बहुत बार कमेंट्स दिया है कि उसने जो देखा फ्रांस में, उसमें वहां की सोसाइटी में, उसके बारे में उसने कमेंट्स दिया है। उसने क्या कहा कि यहाँ के वो लोग जो डिसाइड करते हैं कि उनके सेवा किया जाए, उनके ऊपर सेवक लोग उनसे काम करें उनके लिए, और साथ ही साथ जो है उन्होंने यहाँ के, मतलब उसने क्या लिखा कि जहाँ के जो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ किसका सेवा किया जाए, और जो दास लोग, गुलाम लोग उनका सेवा करते हैं, और खासकर उस समय के गुलाम जिनको इल ट्रीटमेंट होता था, बुरा ट्रीटमेंट होता था, इस तरह से वो लोग ये सोच ले, उसने गुस्से से लिखा है, वो लोग ये सोच ले कि उन्होंने अपना प्रॉपर्टी, अपना जीवन एक बहुत ही अलग तरह के सिचुएशन में दे चुका है, और उसने जो है अच्छे लोगों का सेवा लेने का कोशिश किया है जिनको वो खराब ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये लोग जो है, इसी तरह ऐसे लोगों का जो साथ दे रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, और फिर भी वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। जब जो लोग, एक्चुअली उसके कहने का मतलब था कि जो लोग अन्याय कर रहे हैं यहाँ पे, और जो उनका अन्याय में साथ दे रहा है, इवन व्हेन जो उनका जो साथी जो उनका साथ दे रहा है, उनकी अपनी ही बेटी या बेटे को मार दिया जा रहा है, तो भी वो उनके अन्याय में साथ दे रहा है और आवाज नहीं उठा रहा है। वो अपनी लाइफ को बहुत ही खराब सिचुएशन में रख लिया है, इस तरह से वो कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि इस तरह से ये लोग सब गुलाम बन के इनके रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लोगों ने वहाँ के सोसाइटी के बारे में एग्जाम्पल दिया है। तो हम लोग को पता चला कि फ्रेंच सोसाइटी का क्या प्रॉब्लम्स था उस समय, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों 3 स्टेट्स में जो डिवाइडेड था उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्या होता है, जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अक्सर प्रॉब्लम में होते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, लास्ट में क्या होगा, क्रांति होगी, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन होगा, एक ना एक रेवोल्यूशन शुरू होगा ही होगा। और सच में वहां पे एक रेवोल्यूशन हुआ, कौन सा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि लास्ट में किंग्स को अपने सिंहासन से हाथ धोना पड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे मैंने अभी जितने भी पार्ट का वीडियो बनाया है, आप लोग उसको बुक के थ्रू और एक बार रीड करें। अभी जब मैंने समझा दिया है, अब आप जब उसको बुक के थ्रू रीड करेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा उसको समझने में। और आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आए। आप लोग इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसको सब्सक्राइब आप करेंगे तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो छोड़ूंगी इस चैप्टर का, आप लोग तुरंत उसको पता चल जाएगा और आप लोग देख पाएंगे। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी सेंड करिए,
उससे और इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। थैंक यू।